गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु में उसके लाभ सूक्ष्मजीव से होने वाले लाभ, हानियाँ, वे कहाँ पाए जाते हैं, इन सब के बारे में पढ़ाया था। और खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, इन सब के बारे में पढ़ाया था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी कि नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों कक्षा 6-7 में आपने राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधों यानी दलहन यानी दालें हैं, जैसे चना, मटर, अरहर, ये सब इनको क्या कहते हैं, दलहन। ठीक है, में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। और स्मरण कीजिए कि राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अब इन चीज़ों को आप ज़रा ध्यान से, मैं इसको विस्तार से बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दो तरीके से होता है। एक होता है प्राकृतिक विधि द्वारा, दूसरा होता है ये तड़ित द्वारा। ठीक है, विद्युत विसर्जन द्वारा। तो इससे पहले आप ये समझिए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों वायुमंडल में 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। और इतनी अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होते हुए भी पौधों के लिए कोई इसका उपयोग नहीं है। क्यों 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 उपयोग नहीं है? क्योंकि पौधे जो है सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। उनको उनमें ग्रहण करने की क्षमता होती नहीं है कि वो सीधे नाइट्रोजन, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को ग्रहण करें। इसके लिए क्या, उनके लिए उनको क्या ज़रूरी है, पौधे जो है नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं। यौगिकों के रूप में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिर नाइट्रोजन कहलाता है। अतः वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता कैसे है, उसकी दो विधियां हैं। ठीक है, एक है प्राकृतिक विधि, दूसरा है विद्युत विसर्जन विधि। तो प्राकृतिक विधि क्या है? प्राकृतिक विधि में लेग्यूमिनस पौधों को लगाया जाता है। लेग्यूमिनस पौधे जैसे आपके ये चना, मटर, मूंगफली, अरहर, ये दालें जो है, ऐसे पौधों को लगाया जाता है। इन पौधों की जड़ों में क्या होती है, गांठें उपस्थित होती हैं। इन गांठों के ऊपर या उसके निकट कुछ सहजीवी जीवाणु उपस्थित रहते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन ग्रहण कर उसे नाइट्रेट में बदल देते हैं, जो मिट्टी में चला जाता है, और पौधे मिट्टी से नाइट्रेट ग्रहण कर लेते हैं और प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इस प्रकार इन पौधों के कट जाने के बाद खेत में नाइट्रोजन युक्त खाद की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए किसान इन एक खेती के बाद इन पौधों को लगाते हैं, जिससे कि मिट्टी क्या होए और अधिक उपजाऊ हो जाए। इस कारण पौधों को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए लेग्यूमिनस परिवार के पौधों की खेती की जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी विधि हो गई? ये हो गई आपकी प्राकृतिक विधि। और दूसरी विधि है आपकी विद्युत विसर्जन विधि, जैसे तड़ित द्वारा जो इसमें लिखा गया है। बच्चों वर्षा ऋतु या अन्य दिनों में विद्युत विसर्जन की क्रिया होने पर वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन परस्पर क्या करते हैं, संयोग करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, और नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संयोग कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वर्षा में घुलकर नाइट्रिक अम्ल एवं नाइट्रस अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। और यह अम्ल मृदा में उपस्थित चूना या अन्य क्षारीय पदार्थों से संयोग कर नाइट्रेट एवं नाइट्राइट बनाते हैं, जो पौधों के लिए खाद का काम करते हैं। तो इस तरह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। एक हो गई आपकी प्राकृतिक विधि, दूसरी हो गई विसर्जन विधि। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप दोबारा सुन लीजिएगा, अगर समझ में ना आया होगा तो। वैसे समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब बच्चों आप देखिए, इतना नाइट्रोजन का प्रयोग हो रहा है, पौधे इतना उसको ले रहे हैं, लेकिन तब भी क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि वायुमंडल में ये नाइट्रोजन उपस्थित रहती कैसे है? तो इसके लिए हम इसको पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र।
ठीक है, ये नाइट्रोजन चक्र को पढ़ेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर चित्र के द्वारा इसको समझेंगे। देखिए बट आपको पहले ही मैंने बताया है कि हमारे वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन गैस है। और नाइट्रोजन गैस सभी सजीवों का क्या है, एक आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ये आपको पहले ही हमने बता दिया है। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त कर लेते हैं। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। ठीक है, अब इसको इस चित्र की सहायता से हम और आसानी से समझेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप देखिए नीचे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। ठीक है, देखिए यहाँ से जो है पहले उसको कौन अवशोषित कर रहे हैं, पौधे द्वारा इनको अवशोषित कर लिया जा रहा है। फिर जब पौधों के द्वारा किसने अवशोषित किया, जंतु द्वारा पौधों को खाना, यानी पौधों को जंतुओं ने खाया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उत्सर्जन किया और उनकी मृत्यु हो गई। उन जीवों की जब मृत्यु हो गई तो उनके शरीर में जो नाइट्रोजन था वो फिर कहाँ चला गया, पुनः कहाँ चला गया, मिट्टी में चला गया। ठीक है, और कुछ विशेष यौगिक क्या करते हैं, इसको किस में बदल देते हैं, नाइट्रोजन यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। कुछ कैसे करेंगे, पौधे ले लेंगे और कुछ जीवाणु क्या होते हैं, गैसीय रूप में उसको परिवर्तित कर देते हैं। फिर वो कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। और वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, दो विधि, जैसे तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ये आपने इसी लेक्चर में आगे पढ़ लिया है। और दूसरा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण, ये प्राकृतिक विधि है। और इस तरह वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसका दो विधियों द्वारा क्या होता है, स्थिरीकरण हो जाता है और वो मिट्टी में चली जाती है। और मिट्टी से फिर कहाँ चली गई, पौधों द्वारा ले ली। फिर पौधों से कहाँ गई, जंतुओं द्वारा ले ली गई। जंतुओं के उत्सर्जन या उनकी मृत्यु के द्वारा नाइट्रोजन फिर कहाँ चली गई, अब कुछ कवक द्वारा अपशिष्ट होकर कहाँ चली गई, पुनः मिट्टी में चली गई। उसमें से कुछ किसने ले लिया, कुछ जीवाणु उसको गैसीय रूप में परिवर्तित करते हैं तो पुनः वो वायुमंडल में चली गई। ठीक है, और फिर वो दो विधि द्वारा फिर कहाँ आ गई, मिट्टी में आ गई। तो इस तरह जो ये नाइट्रोजन चक्र क्या है, निरंतर चलता रहता है। और इसी कारण क्या होती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन क्या है, लगभग उतनी ही बनी रहती है, कमी नहीं होती है उसकी। ठीक है, तो बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर को आप पुनः सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।